आज का मेरा सब्जेक्ट है वेट एंड वॉच। यह जो सूत्र हमें हैनीमैन के द्वारा मिला है कि जब कभी भी किसी को अपने ट्रीटमेंट में लिए हैं तो हमेशा ही वेट एंड वॉच को अपनाएं। जल्दीबाजी किसी के साथ ना करें, क्योंकि हर एक रोगी पर अलग अलग दवा की प्रतिक्रिया अलग अलग समय पर होती है। सभी रोगियों पर कभी भी एक समान प्रतिक्रिया नहीं होती है। यह क्रिया पेशेंट के ससेप्टिबिलिटी के ऊपर निर्भर करती है। अलग अलग दवा की भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अलग होती है। दवा की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के लिए समय का इंतज़ार तो करना ही होगा। बहुत ऐसे भी फिजिशियन हैं जो अपने रोगी के लिए सही दवा का चुनाव तो अवश्य ही किया, परंतु अपनी धैर्य को खो देने के कारण बहुत ही जल्दीबाजी में अपने रोगी के कथनानुसार कि हमें कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है और वह अपनी सही निर्णय को ही बदल दिया। दूसरी दवा का चुनाव करके पुनः उसे दे डाला। यह बहुत ही बड़ी भूल हम होम्योपैथिक वालों से होती है। रोगी के कथनानुसार दवा का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भी बुद्धि का व्यवहार करना चाहिए। रोगी तो धैर्य खो देता है क्योंकि वह बीमार है, मगर चिकित्सक भी अगर अपना धैर्य खोने लगेगा तो कोई भी रोगी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो यू मस्ट कीप पेशेंस। पेशेंस इज ए गुड गिफ्ट फॉर एवरी होम्योपैथ। पहले यह कोशिश करें कि मेरा पहले का प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जब कभी भी हो वो गलत ना हो, बस यही ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप उस रोगी के साथ जितना अधिक से अधिक वक्त दे करके सही केस टेकिंग को लिखें, पढ़ें, समझें, तब उसके लिए एक सही दवा का चुनाव करें। यू कैन टेक टाइम टू सेलेक्ट योर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, बट डोंट डू चीफ एंड द हास्टी वर्क विथ योर पेशेंट। अगर आपके क्लिनिक में अधिक पेशेंट है तो आपका यह भी फ़र्ज होता है कि हम सबको देखें। आपका यह भी फ़र्ज होता है कि जिसे भी देखें अच्छी तरह से देखें। दवा के सिलेक्शन के बाद जब वह पेशेंट उसका व्यवहार करना शुरू कर दे तो आपको उस दवा का क्रिया क्या हो रही है उसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। अन्यथा अगर दवा का व्यवहार ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाएगा तो वही दवा जो फ़ायदा कर रही थी नुकसान भी करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं एक्सेस इज बैड। मैं एक पेशेंट की कहानी सुनाता हूँ। एपिस मेल की चर्चा कर रहा हूँ। वी सेलेक्ट द रेमेडी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड द सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी विच मस्ट बी सिमिलर। एक रोगी जो यूरिन कंप्लेन के साथ फीवर से भी ग्रसित था, वह अपना पूरा लक्षण एपिस से मिलता जुलता दिया। एपिस की बहुत ही सुंदर क्रिया उस रोगी के ऊपर हुआ। रोगी भी खुश और डॉक्टर भी खुश था।
मगर 2-4 दिनों के अंदर उसकी स्थिति अच्छी नहीं लगने लगी। सभी सोचने को बाध्य हो गया कि क्या ऐसा क्यों हुआ, गलती क्या हुई, सिर्फ मेडिसिन का अपव्यवहार ही। याद रखें, आप जब कभी भी एपिस का चुनाव किसी भी डिजीज़ के लिए किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो एक बात हमेशा ही ख्याल रखेंगे कि अगर एपिस मेल देने के बाद उस पेशेंट का यूरिन फ्लो बढ़ जाता है तो एपिस मेल को देना बंद कर देंगे। इंक्रीज ऑफ द फ्लो ऑफ यूरिन इज़ द गुड साइन ऑफ द एपिस मेल पेशेंट। आपकी दवा की क्रिया शुरू हो गई है। हमारा साइंस भी कहता है जब कभी भी किसी दवा का क्रिया शुरू हो जाए तो दवा को बंद कर देनी चाहिए। जब तक उसकी क्रिया चल रही है तब तक सेम मेडिसिन या दूसरे मेडिसिन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा केस कैंफर के बारे में बता रहा हूँ। जब कभी भी कैंफर का व्यवहार किसी को कर रहे हैं, अगर कैंफर देने के बाद उसके बदन को स्पर्श कर देखें, अगर स्किन गर्म होने लगे तो कैंफर को देना बंद कर दें। यह कैंफर की क्रिया की शुरू होने का पहचान है। दूसरी बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपने कोई रोगी देखा, मेडिसिन दिया गया और साथ ही साथ कुछ समय बाद अगर उसकी स्किन पर कोई स्कैबिस, रिंगवर्म, एक्जिमा इत्यादि आ जाए तो कभी भी उसके लिए उसे अलग से कोई दवा न देंगे, इसलिए कि यह हेरिंग्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर कोई दबी हुई चीज़, स्किन डिजीज़ या दबी हुई डिस्चार्ज वापस आ जाए तो वेट एंड वॉच का ही फार्मूला अपनाना चाहिए। किसी भी तरह का बाहरी दवा का या ऑइंटमेंट का व्यवहार कभी न करेंगे। यह उस पेशेंट के लिए नुकसान होगा और आप उस पेशेंट के लिए फिर कभी क्योर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेडिसिन देने के बाद अगर फिजिकल कंप्लेन बढ़ जाए और पेशेंट मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा है तो भी अपने पहले वाली दवा को बंद कर दें एंड वेट एंड वॉच करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जब कभी भी आप किसी रोगी को देख रहे हैं तो अपनी इलाज के समय उसे हमेशा ही इस बात की जानकारी लेते रहेंगे कि आपका मन कैसा लग रहा है। अगर वह कहता है मन अच्छा लग रहा है तो निश्चित मानिए वह अच्छा होने जा रहा है। अगर वह कहता है मन अच्छा नहीं लग रहा है तो समझिए उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन के आधार पर, कंक्लूजन के रूप में यही कहना चाहता हूँ कि नेवर रिपीट रेमेडी व्हेन आई स्टार्ट द एक्शन ऑफ द रेमेडी। नंबर 2, नेवर गिव रेमेडी व्हेन फॉलो द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। थर्ड, never give remedy when suppress condition, skin disease or any discharge come back। धैर्य में ही बहुत बड़ी शक्ति है। Keep patience, then get result of the success। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा के वक्त हमेशा ही वेट एंड वॉच का फार्मूला अपनाना चाहिए। जल्दीबाजी करने से जो भी पेशेंट आराम होने की स्थिति में होने जा रही है वह भी हमारे हाथों से निकल जाएगा और हम उसे क्योर नहीं कर सकते हैं।
इसलिए सबसे अच्छा फार्मूला वेट एंड वॉच अपनाएं, धैर्य रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय हनीमैन, जय होम्योपैथ।